स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। और इसमें हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से जो लोअर कास्ट थी वो जद्दोजहद कर रही थी, मूवमेंट कर रही थी, संघर्ष कर रही थी। जो अपर कास्ट के द्वारा लगाए गए बैन्स थे उनकी सोसाइटी में, उनको दूर करने के लिए। और उनमें से एक बैन था कि वो टेम्पल्स में प्रवेश नहीं कर सकते थे, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। और टेम्पल में एंटर करने के लिए भीमराव अंबेडकर ने एक आंदोलन चलाया था जिसके द्वारा लोअर कास्ट को भी मतलब टेम्पल्स में एंटर करने की परमिशन मिल गई थी। अंबेडकर वाज बोर्न इनटू महार फैमिली। जो अंबेडकर थे महार फैमिली में पैदा हुए थे, आपको पता ही है, महाराष्ट्र में। बट उनके एजुकेशन जो है आर्मी स्कूल में हुई थी, तो लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें एक चाइल्ड के रूप में कास्ट एक्सपीरियंस हुआ था। जैसे बताया जाता है कि वो एक बार अपने स्कूल से बोर्डिंग हाउस से घर लौट रहे थे तो उनको किसी ने भी तांगे में बिठाने से इनकार कर दिया था। In schools, he was forced to sit outside the classroom on the ground and was not allowed to drink water from tap that upper caste children used. After finishing school करने के बाद वो USA चले गए फेलोशिप की डिग्री प्राप्त करने के लिए, हायर स्टडी के लिए। फेलोशिप का मतलब होता है यहाँ उसको स्कॉलरशिप मिल गई थी। ऑन हिज रिटर्न, और जब वो पढ़कर बैरिस्टर की डिग्री लेकर वो आए तो लंदन से की थी उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री, तो अमेरिका में उसने और हायर स्टडी की थी। तो 1919 में उसने लिखा अबाउट अपर कास्ट पावर इन कंटेम्परेरी सोसाइटी। भाई अपर क्लास की जो सोसाइटी है उसमें जो दलित है उनकी क्या स्थिति है। इन 1927 अंबेडकर स्टार्ट ए टेम्पल मूवमेंट in which his महार कास्ट फॉलोड पार्टिसिपेट, और उसकी महार जाति ने उसका साथ भी दिया। जो ब्राह्मण पुजारी थे वर आउटरेज्ड व्हेन द दलित यूज्ड वाटर फ्रॉम द टेम्पल टैंक। अब जो ब्राह्मण पुजारी थे वो ये मानते थे कि जो मंदिर के टैंक है वो सिर्फ अपर कास्ट के लोगों के लिए है, और अगर दलित उनसे पानी यूज करेंगे तो वो दूषित हो जाएंगे, पोल्यूट हो जाएंगे। इस वजह से उनका बैन था। लेकिन यहाँ जो अंबेडकर थे उन्होंने जो लोगों को प्रोत्साहित किया कि भाई आप है ना टेम्पल के टैंक से पानी ले सकते हैं। अंबेडकर लीड 3 सच मोमेंट, उन्होंने 3 ऐसे मोमेंट चलाए। 1919 की बात, 1927 और 1935। His aim was to make everyone see the power of caste prejudice within society। और उसका ये मतलब था, ये दिखाना था कि कास्ट किस तरह से कास्ट जो है एक समाज को दबा रही है और दूसरे समाज के लिए वो फायदेमंद साबित हो रहा है। एक बड़ा नाम इसमें ईवी स्वामी नायकर का है, केरल से थे ये। और इन्होंने भी जो आर्यन और नॉन आर्यन का जो आपको बताया था मैंने सिद्धांत, प्रिंसिपल, जो नारायण गुरु और गुलामगिरी के जो लेखक थे ज्योतिबा फुले वो मानते थे। इनका भी यही कहना था कि आर्य बाहर से आए थे और जो यहाँ के मूल निवासी थे, ओरिजिन थे, वो आपके लोअर कास्ट थी। अब ये सिद्धांत माना नहीं जाता। In non-Brahminical movement in early 20th century, the non-Brahman movement start. The initiative come from those non-Brahman caste that had acquired access to education, wealth and influence. और ये non-Brahman movement उनके लिए था जिनके विरुद्ध था, जिनके पास एजुकेशन भी थी, वेल्थ और इन्फ्लुएंस, मतलब समाज में प्रभावशाली स्थान रखते थे वो। They argued Brahman were higher of Aryan invader from the north who had conquered southern lands from the original inhabitant of the region, the indigenous Dravidian race. They also challenged Brahminical claim to power. उनका मानना था कि जो ब्राह्मण है वो उत्तर भारत से आए हुए आर्यंस की जनरेशन है, और वास्तव में हम मूल निवासी यहाँ की जो द्रविड़ जातियाँ हैं वो हैं। द्रविड़ जातियाँ आपको पता है भारत के इस हिस्से में रहती है।
और ये कहते हैं कि इन्होंने ही यहाँ समाज में आके लोअर कास्ट और अपर कास्ट की जो प्रिंसिपल था वो चलाया, पहले नहीं था द्रविड़ सोसाइटी में ऐसा। दे आल्सो चैलेंज ब्राह्मणिकल क्लेम टू पावर, और उन्होंने ये भी चैलेंज किया कि ब्राह्मण ही ऊंची जाति क्यों है, इनको क्यों ऊंची जाति माना जाता है। ईवी रामास्वामी नायकर, और उसका नाम पेरियार भी था, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो वो है ईवी रामास्वामी नायकर। एज ही वॉज कॉल्ड कम फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली, इंटरेस्टिंगली ही हैड बीन एन एस्केटिक इन हिज अर्ली लाइफ। बहुत ही धार्मिक थे, अपनी मिडिल क्लास फैमिली से थे, मतलब दलित जातियों से नहीं थे। संस्कृत की स्टडी उन्होंने, मतलब संस्कृत के जो ग्रंथ है उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक पढ़े, लेकिन बाद में वो कांग्रेस में शामिल हुए और उन्होंने देखा कि एक भोज का आयोजन किया गया है, फीस्ट ऑर्गेनाइज की गई है नेशनलिस्ट के द्वारा। नेशनल जो राष्ट्रवादी थे उस टाइम भारत को आज़ाद करवाने के लिए अंग्रेजों से जो लड़ रहे थे, उन्होंने एक भोजन दावत जो है वो ऑर्गेनाइज की थी। बट उसमें उन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट ऐसी की कि जिसमें कास्ट डिफरेंट के लोग जो है अलग अलग जगह बैठकर खाना खा रहे थे, मतलब अरेंजमेंट ऐसा था। तो ये तो गलत बात है कि आप नेशन की बात करते हो जिसमें सब बराबर होते हैं, और वहीं आप इस तरह से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। दैट इज द लोअर कास्ट वर मेड टू सिट एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द अपर कास्ट। और उस दावत में क्या था, जो लोअर कास्ट के लोग थे वो अपर कास्ट के लोगों से दूर बैठे थे। कन्विंस्ड दैट अनटचेबल हैड टू फाइट फॉर देयर डिग्निटी, पेरियार फाउंड दैट सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। और इस तरह से उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान मूवमेंट चलाया, और ताकि जो अनटचेबल है वो अपना गौरव दोबारा से प्राप्त कर सके। ही आर्ग्यूड दैट अनटचेबल, देखो अनटचेबल तो वो दूसरों के लिए है ना, अपने आप को की तो उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। वर द ट्रू अपहोल्डर ऑफ द ओरिजिन तमिल एंड द्रविडियन कल्चर्स विच हैड बीन सब्जेक्टेड बाय ब्राह्मण्स। ये कह रहे हैं कि भाई उन्होंने कहा कि अनटचेबल जो है ट्रू अपहोल्डर हैं ओरिजिन, मतलब तमिल और द्रविडियन कल्चर के वास्तविक संवाहक हैं ये, मतलब हम उनकी औलाद हैं जो द्रविड़ की असली जातियां हैं। बाहर से आए हुए हैं ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों ने तो हमें नॉर्थ से आकर गुलाम बनाया है। ही फेल्ट दैट ऑल रिलीजन अथॉरिटीज सां सोशल डिवीजन एंड इनइक्वालिटी एज गॉड गिवन। और इससे पहले क्या था, सभी धार्मिक ये कहते थे कि ये तो भगवान ने बनाई है, जबकि अरे सामने दिखाई पड़ रहा है अगर कोई देखने वाला तो कि भगवान ने तो इंसान बनाए थे। उन्होंने कहाँ बनाए थे जो अनटचेबल है और टचेबल हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय, ये तो आदमी ने अपने हिसाब से अपनी सुविधा के लिए बनाए। अनटचेबल हैड टू फ्री देमसेल्व्स देयरफॉर फ्रॉम ऑल रीजन in order to achieve social equality. पेरियार वाज एन आउटस्पोकन क्रिटिक ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर। पहले तो उन्होंने स्क्रिप्चर पढ़े, लेकिन जब उन्हें लगा कि हिंदू सोसाइटी जो है जिसमें मनु की एक किताब मनुस्मृति है, मनु को पहला विद्वान माना जाता है, पहला कानून का लेखक माना जाता है जिसने मनुस्मृति लिखी थी, और उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने उसका बहुत ओपनली क्रिटिसाइज किया, उसको बहुत आलोचना की। और कोड ऑफ मनु, द एशियंट लॉ गिवर एंड द भगवत गीता एंड द रामायण और भगवत गीता का भी उन्होंने विरोध किया। देखो विरोध करने के अपने तरीके हैं, बाकी भगवत गीता में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ जिससे हम, बल्कि भगवत गीता ब्राह्मण और क्षत्रिय का मतलब व्यक्ति की प्रकृति मानती है कि व्यक्ति जितना स्व के प्रति, मतलब स्व मैंने सच्चाई के करीब है, उतना ही ब्राह्मण है। ठीक है, तो जो प्रकृति के अनुसार उन्होंने माना है, और बहुत ही साफ स्पष्ट शब्दों में जातिवाद को उन्होंने खंडित किया है। उसमें बात ही नहीं है जातिवाद की, उसमें मनुष्यता की बात की गई है। He said that these texts had been used to establish the authority of Brahmins over lower caste and the domination of the man over woman. उन्होंने कहा कि ये जो किताबें हैं वो ब्राह्मणों का लोअर कास्ट पे डोमिनेशन स्थापित करती हैं
और आदमी का औरत पर। दिस असर्टेशन डिड नॉट गो अनचैलेंज द, देखो जो वो कह रहे थे इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी सोसाइटी के लोग जो हैं, जो इन चीज़ों को मानते थे, धार्मिक थे, गीता पढ़ने वाले थे या रामायण को मानने वाले थे, उन्होंने उसको चुनौती नहीं दी, बिल्कुल चुनौती दी। द फोर्सफुल स्पीच, राइटिंग्स एंड मूवमेंट ऑफ लोअर कास्ट लीडर डिड लीड टू द री थिंकिंग एंड सम सेल्फ रिस्पेक्टिंग अमंग अपर कास्ट नेशनलिस्ट लीडर बट द, और इसके साथ साथ दूसरी बात ये भी थी कि जो ये अनटचेबल मूवमेंट था ना, कि लोगों को कुछ लोगों को अनटचेबल मान के उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो अपर कास्ट के लीडर थे जो इस चीज को गलत मानते थे। लेकिन जो रूढ़िवादी हिंदू थे, हिंदू सोसाइटी के लोग थे, रूढ़ी ऑर्थोडॉक्स होते हैं वो लोग जो पुराने विचारों को आसानी से नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, उससे चिपके रहते हैं, चाहे वो सही है या गलत है वो नहीं देखते, ठीक है। हिंदू नियम मानना ऑर्थोडॉक्स नहीं है। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है चाहे मतलब उसके पीछे लॉजिक नहीं है लेकिन चला आ रहा है तो उसको सही मान लेना, वो ऐसे लोग होते हैं। आल्सो रिएक्टेड बाय फाउंडिंग सनातन धर्म सभा एंड भरत धर्म महामंडल इन द नॉर्थ एंड एसोसिएशन लाइक द ब्राह्मण सभा इन बंगाल। तो उन्होंने जो ये मूवमेंट चल रहा था, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट या एंटी ब्राह्मण मूवमेंट, उनके विरुद्ध जो रूढ़िवादी ब्राह्मण थे उन्होंने अपना मूवमेंट चलाया, जिसमें सनातन धर्म सभा और भारत धर्म सभा महामंडल ये नॉर्थ में बनी सभा और ब्राह्मण सभा बंगाल में। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एसोसिएशन वाज टू अपहोल्ड कास्ट डिस्टिंक्शन एज ए कॉर्नर स्टोर ऑफ हिंदुइज्म। और इसका उद्देश्य एक ही था कि भाई जो कास्ट है वो भारतीय समाज का एक अहम हिस्सा है, हिंदुइज्म का अहम हिस्सा। पता नहीं ये हिंदुइज्म से क्यों जोड़ रहे हैं इसको। बाकी जो भारत का एशियंट धर्म है वो मनुष्यता को मानता है, धर्म और जातियां बाद में पैदा हुई। दिस शो हाउ दिस वाज सेक्टिफाइड बाय स्क्रिप्चर्स। डिबेट एंड स्ट्रगल ओवर कास्ट कंटिन्यू बियॉन्ड द कॉलोनियल पीरियड एंड वाज स्टिल गोइंग इन आवर ओन टाइम। मतलब पहले जब ब्रिटिश पीरियड था, आज़ादी के समय में अभी हम उससे लड़ रहे थे और आज भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं। अब ये कुछ सोशल रिफॉर्मर्स थे और उनके द्वारा बनाई गई संस्थाएं हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से आपकी बहुत ज़रूरी है पढ़ना। और इसमें है जैसे ब्रह्म समाज, ये जो चित्र है ये केशव चंद्र सेन का है भाई। ये ब्रह्मो समाज बाद में 2 शाखाओं में बट गई थी ना ब्रह्म समाज, तो ये केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में दूसरी शाखा थी, एक शाखा देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में थी। ब्रह्मो समाज फाउंडेड इन 1830 प्रोहिबिटेड ऑल टाइप ऑफ आइडोल्ट्री। आइडोल्ट्री मैंने मूर्ति पूजा, सभी तरह के सैक्रिफाइस पता है ना, वो बलि देना। बिलीव्ड इन उपनिषद में जो नॉलेज है उन पे विश्वास करती है। एंड फॉरबेड इट्स मेंबर फ्रॉम द क्रिटिसाइज अदर रिलीजियस प्रैक्टिस। और उसके मेंबर अगर कोई भी बनता है तो ये कहता है कि दूसरे धर्मों की आलोचना मत करो, दूसरे धर्म भी अपने तरीके से ठीक है। इट क्रिटिकली ड्रू अपन द आइडिया ऑफ रिलीजियन स्पेशली ऑफ हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी, लुकिंग एट देयर नेगेटिव एंड पॉजिटिव डायमेंशंस। और ये जो क्रिश्चियनिटी या हिंदू धर्म है दोनों के ऊपर क्रिटिकल नज़र रखते हैं, उनकी नेगेटिव और पॉजिटिव बातों को ये हाईलाइट्स करते हैं। एक छोटे से व्यक्ति का चित्र देख रहा है, ये हेनरी डेरोजियो है। ये यहाँ कलकत्ता विश्वविद्यालय में, कलकत्ता हिंदू कॉलेज में ये टीचर थे और उन्होंने अपने विद्यार्थियों के बीच में बड़े फेमस थे। इन्होंने यंग बंगाल इंडियन मूवमेंट चलाया था, जिसका एक मकसद था कि भारतीयों को भी अपने आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए जिस तरह से फ्रांसीसी लड़े थे। हेनरी लुइस विवान डेरोजियो, ए टीचर इन हिंदू कॉलेज कैलकाटा इन 1820, प्रमोटेड रेडिकल आइडियाज। क्रांतिकारी आइडिया दिए थे इन्होंने ताकि जो युवा हैं वो प्रेरित होकर हथियार उठाएं। इनकरेज हिज पीपल टू क्वेश्चंस ऑल अथॉरिटीज। और अपने जो शिष्य थे, जो युवा उस टाइम यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में पढ़ रहे थे,
उन्होंने कहा कि आप अपनी अथॉरिटी से प्रश्न पूछिए कि आप किस आधार पर हम पर राज कर रहे हैं, किस आधार पर आप गलत नीतियां, गलत कानून लागू कर रहे हैं। रेफर टू एज द यंग बंगाल मूवमेंट, हिज स्टूडेंट अटैक ट्रेडिशंस एंड कस्टम, डिमांड एजुकेशन फॉर वुमेन एंड कंपेन्ड फॉर द फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। नई नई विचारधारा कि वुमेन्स के लिए आप एजुकेशन चलाएं, उनको फ्रीडम दें, कस्टम जो पुराने हैं उनको ख़त्म करें, इस तरह के विचार उन्होंने रखे थे। उसके बाद थे श्री राम कृष्ण मिशन एंड स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र देव था और ये स्वामी परमहंस के शिष्य थे। इन्होंने शिकागो में बड़ा फेमस भाषण दिया था रिलीजन के ऊपर, जो इससे भारत में वेदांत की शिक्षा के बारे में इन्होंने बताया था कि वेदांत क्या है। नेम्ड आफ्टर रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद grew the Ramakrishna mission, stressed the idea of salvation through social services and selfless action। देखो भारत में एक शब्द है बहुत फेमस कि मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। जैसे पिंडदान किया जाता है, मरने के बाद उसको गंगा में बहाए जाते हैं, उसके जो भी अंग बचे हुए हैं, कि इसको मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगी। तो रामकृष्ण मिशन के जो शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, उन्होंने अपना मिशन चलाया और उसने जोर दिया कि भाई, और उसके मिशन का ये उद्देश्य था कि भाई जो अगर आपको साल्वेशन प्राप्त करना है, मुक्ति प्राप्त करनी है, तो मुक्ति आपको सोशल सर्विस और अपने निस्वार्थ जो भाव से जो काम करोगे इस मानवता के लिए, दुखियों को उठाओगे, गरीबों को के हेल्प करोगे, भूखों को रोटी दोगे, तब आपको मुक्ति मिलेगी। हमारे यहाँ तो पिंडदान किया जाता है, 100 ब्राह्मण को खाना खिलाकर ये कहा जाता है कि मुक्ति मिलेगी, लेकिन ये सब आडंबर हैं जो इस तरह की विधि से मुक्ति दिलवाते हैं। मुक्ति वास्तव में होता है कि जो बुरे ट्रेड्स हैं उनसे मुक्ति। जो देखो मनुष्य का एक स्वरूप होता है, सच्चा स्वस्वरूप बोलते हैं उसको, जिसमें उसमें किसी भी तरह की बुराइयां, किसी तरह का लालच, लोभ, झूठ, जो भी नेगेटिव ट्रेड्स हैं वो नहीं होते। और जो जो व्यक्ति इनसे दूर चला जाता है तो वो एक मुक्ति की प्राप्त होती है। जैसे मुक्ति है, एक विद्यार्थी है, मेहनत कर रहा है, ठीक है, अगर वो विद्यार्थी मेहनत कर रहा है और मेहनत के साथ चिंता मुक्त है कि रिजल्ट कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना है उतना मिलेगा, तो इसका मतलब वो रिजल्ट के परिणाम से के डर से मुक्त है। ओके, एक माँ बाप अपने बच्चे का पालन पोषण कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि मेरा बच्चा बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा या नहीं करेगा, तो इसका मतलब वो आगे के भय से मुक्त है। एक दान करने वाला इस बात से मुक्त है कि मुझे इस दान का लाभ मिलेगा या फल मिलेगा, अगर वो इस चाह से मुक्त है तो वो मुक्ति है। ये मोक्ष होते हैं, एक्चुअल में मोक्ष यही होता है। मान लो एक बड़ा IAS अधिकारी है और उसके सामने उसका 2 इंटरव्यू में बैठे हुए बच्चे हैं, एक उसका खुद का बेटा है, एक दूसरे का बेटा है। अगर वो अपने बेटे के मोह से मुक्त है और फेयर सिलेक्शन करता है, तो इसका मतलब वो मुक्त है, मोक्ष है उसको प्राप्त। ये मुक्ति होती है एक्चुअल में तो और ये इस तरह का मोक्ष कोई बड़ी बात भी नहीं होती, अगर हम प्राप्त करना चाहे तो प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद, इसका जन्म 1863-1902 में हुआ था। Whose original name was Narendra Nath Dutt, combined the simple teaching of Sri Ramakrishna Mission with his well-founded modern outlook and spread them all over the world। उसकी सिंपल सी टीचिंग थी रामकृष्ण मिशन की भी, किसी भी तरह के आडंबर में भी विश्वास नहीं करते थे, काली माता के बहुत बड़े भगत थे। एक बार उन्होंने नरेंद्र देव ने मतलब विवेकानंद ने पूछा था कि क्या आपको काली माता दिखाई देती है, तो वो कहता है कि हाँ, इस तरह बातें करती हैं जिस तरह से तुम मुझसे बातें करते हो। और वास्तव में होता है, जब आप मुक्ति की स्थिति में होते हैं और स्व स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं, सच्चाई वाला स्वरूप, तो ये चीजें होती हैं। तो उसके बाद उन्होंने इस
मतलब ये सारी चीज़ें उन्होंने सारे वर्ल्ड में फैलाई कि भारत का जो धर्म है वो सबसे ऊपर है। किस तरह से, चाहे भारत एक गुलाम देश है लेकिन रिलीजन में वो सबसे ऊपर है। और आफ्टर हियरिंग हिम इन द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस, एक वर्ल्ड की पार्लियामेंट हुई थी, धार्मिक संसद बैठी थी शिकागो में 1893 में। द न्यूयॉर्क हेराल्ड रिपोर्टेड, अमेरिका का एक बहुत फेमस समाचार पत्र है हेराल्ड, उसने लिखा था, वी फील हाउ फुलिश इट इज टू सेंड मशीनरीज टू द लर्नड नेशन। बिल्कुल इतनी अच्छी बात कही है इसने, आप प्राउड कर सकते हो इस बात पे कि हम कितने मूर्ख हैं कि इस ऐसे ज्ञानी देश में हम मशीनरी भेज रहे हैं उनको। क्योंकि वो तो समझते थे ना कि यहाँ तो अनपढ़ता है और यहाँ तो सपेरों का देश है और ये कुछ नहीं जानते रे, इनका ज्ञान तो एक अलमीरा में भरा पड़ा है। तो हेराल्ड ने लिखा था कि हम कितने मूर्ख हैं कि ऐसे शिक्षित देश में, ऐसे एजुकेटेड देश में हम मशीनरियाँ भेज रहे हैं। Indeed, Swami Vivekananda was the first Indian in modern time who re-established the spiritual preeminence of the Vedanta philosophy on a global scale. सारे विश्व में वेदांत की फिलोसफी, स्पिरिचुअल, वेदांत में क्या है, ईश्वर निराकार है। जैसे ब्रह्मांड के लिए एक एनर्जी बह रही है सारे ब्रह्मांड में, वेदांत यही मानता है कि कोई नाक सिर वाला भगवान नहीं है, बल्कि एक एनर्जी है, एक ब्रह्मांड की शक्ति है जो सारे विश्व को चला रही है। इस तरह की वेदांत में है। बाकी इतना मतलब बड़े नहीं हो तुम कि हम बता सकें, एक्सप्लेन कर सकें। बट हिज मिशन वाज नॉट सिंपल टू टॉक टू, लेकिन उसका मिशन सिर्फ ये नहीं था कि बातें करना है। बिल्कुल सही बात तो ये थी उन्होंने कि धर्म पे ही बातें की जाए। उन्होंने गरीबों के लिए, दुखियारों के लिए इन्होंने बहुत काम किए हैं। और मतलब स्वामी विवेकानंद जब डेथ हुई तो बहुत यंग थे, 63 में उनका जन्म हुआ था, मतलब वो 37-38 साल के थे, युवा थे जब उनकी डेथ हुई। क्योंकि उनका शरीर जर्जर हो चुका था, बीमारियां जैसे प्लेग, दुखिया के पास जाते तो उनकी बीमारियां उनको लग चुकी थी, और उसके बावजूद भी उन्होंने अपने आप को खपा दिया था। वो मरते मरते भी झुग्गी झोपड़ियों में जा जाकर, प्लेग फैला हुआ था उस टाइम, वो उनकी देखभाल कर रहे थे। और अंत में वो खुद इन बीमारियों के में आ जाते हैं और वो इतने महान व्यक्ति जो हैं वो चले जाते हैं। ही वॉज एक्सट्रीमली पेन्ड एट द पॉवर्टी एंड द मिजरी ऑफ हिज कंट्री मैन। पॉवर्टी और गरीब जो दुख था वो उस पर उनको दुख होता था। He firmly believed that any reforms could become successful only by putting the condition of the masses. और उन्होंने ये भी कहा था कि आप किसी भी तरह की रिफॉर्म्स करो, वो तब तक ठीक नहीं होता जब तक मासेस की कंडीशन, मतलब आम व्यक्ति की कंडीशन ठीक नहीं होती। Therefore he clarion calls to the people of India was to rise above the narrow confines of their religion of the kitchen and come together in service of the nation. और उन्होंने कहा था कि भाई ये पुजारी वाले जो रिलीजन है उनसे तो बाहर आ जाओ, किचन जो रिलीजियस है आपकी, पंडित को भोग लगाना या भगवान को भोग लगाना, बल्कि देश की सेवा करें। और देश की सेवा आप तभी कर सकते हो जब आप उसके सबसे दुखी व्यक्ति तक पहुंच पाओगे। His sense of nationalism was however not narrow in the conception. उनकी जो नेशनली राष्ट्रवाद की भावना नैरो नहीं थी, मतलब वो सिर्फ अपने अपने राष्ट्र को हिटलर की तरह प्रमोट नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो मैनकाइंड के लिए दुख, मैनकाइंड के जो दुख थे, उनकी मिजरी थी, उनको दूर करना चाहते थे। इफ ए नेशन, उनका कहना था, इफ द नेशन ऑफ द वर्ल्ड कम टुगेदर ऑन एन इक्वल फुटिंग, और जिसके लिए सभी देशों को एक साथ आना चाहिए इस मिजरी और पेन्स को कम करने के लिए। Therefore, his exhortation to the youth was to unite on the basis of the common spiritual heritage. In this exhortation, he became truly the symbol of new spirit and the source of strength of the future. और इसी वजह से वो एक नई आत्मा और नए फ्यूचर, नई ताकत के रूप में उभरे थे।
मतलब अगर आप कभी बड़े हो तो मुझे लगता है कि एक बार तो आपको, हर किसी को भी, विवेकानंद जी के बारे में पढ़ना चाहिए आपको। मतलब एक ह्यूमन बीइंग के रूप में आपको क्या होना चाहिए, ये आपको विवेकानंद की जीवनी ही बता सकती हैं। आज के लिए इतना ही।